नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में खनिज। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि राजस्थान के जो भी खनिज हैं उनसे संबंधित राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, धात्विक खनिज कौन से हैं और खनिज क्षेत्र में कौन कौन से विभाग एवं निगम कार्य कर रहे हैं और आर्थिक योगदान 2024-25 में खनिजों का है वो कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खनिजों के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में खनिज हैं वो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या म्यूजियम है वो कहा जाता है। अगर हम राजस्थान में उपलब्धता की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल 81 प्रकार के खनिजों की किस्में वो पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 58 प्रकार के खनिज हैं उनका ही हम उत्खनन है वो करते हैं। अगर हम बात करें कि देश के अंदर खनिजों में हमारा किस प्रकार से स्थान है, तो किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है खनिजों के अंतर्गत देश में, और भंडार एवं उपलब्धता के आधार पर दूसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर झारखंड का नाम आता है। अगर हम बात करें कि खनिजों से उत्पादन मूल्य है वो कितना हमें प्राप्त होता है, तो उत्पादन मूल्य की दृष्टि से तीसरा स्थान है और पहले स्थान पर झारखंड और एमपी के बाद हमारा तीसरा स्थान है। और राजस्थान है वो एक समृद्ध संपन्न राज्य है खनिजों की दृष्टि से, ये भी आप ध्यान में रखें। और राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक खनिज हैं वो अरावली पर्वतमाला है, इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों की यहाँ पर प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब हम बात करें कि कौन कौन से खनिज हैं जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो सबसे पहले है सीसा, उसके बाद है सेलेनाइट, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद वोलेस्टोनाइट, फिर है जास्पर और है गामड़ा, तांबड़ा या फिर गार्नेट इसको बोलते हैं। तो ये खनिज है, इनमें राजस्थान का क्या है एकाधिकार है, ये आप जरूर से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं और इनका यूज है हम वो बार बार इनको उपयोग में ले सकते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोहा धात्विक और एक अलोह धात्विक। लोहा धात्विक वे खनिज होते हैं जिनमें लोहे का अंश है वो पाया जाता है। तो इनमें कौन कौन से हो गए, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन हो गई। और अलोह धात्विक वे हैं जिनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, तो जैसे तांबा, सीसा जस्ता, सोना, चांदी और बॉक्साइट। इनमें क्या है कि लोहा का अंश है वो नहीं पाया जाता है। तो ये सभी के सभी खनिज किस प्रकार के खनिज हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये धात्विक खनिज हैं, आप इनको नाम से जरूर ध्यान रखेंगे। लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन और तांबा, सीसा जस्ता, सोना, चांदी के बॉक्साइट, ये सभी कौन किससे खनिज है, तो ये सभी धात्विक खनिज हैं। अब हम बात करें कि अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। अधात्विक खनिज जिनको औद्योगिक खनिज है वो भी बोला जाता है। तो अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, सल्फर हो गया, ये किस प्रकार के खनिज हैं, ये अधात्विक खनिज हैं और इनको औद्योगिक खनिज है वो भी बोला जाता है। अब हम बात करें आणविक खनिज, यानी जो ऊर्जा उत्पादन और परमाणु रिएक्टर के रूप में काम आते हैं वो खनिज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है यूरेनियम, फिर है लिथियम, बेरिलियम और ग्रेफाइट, ये सभी आणविक प्रकार के खनिज हैं। उसके बाद है उर्वरक खनिज, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काम में आते हैं। जैसे जिप्सम हो गया, ये सेम समस्या को दूर करने में काम आता है। रॉक फॉस्फेट हो गया, ये खाद के रूप में काम में लिया जाता है। पोटास हो गया और पायराइट्स हो गया, ये सभी उर्वरक खनिज हैं। कौन कौन से, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पोटास और पायराइट्स, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रमुख जो धात्विक खनिज हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमने देखा था। तो आप ये भी ध्यान रखें कि लोहा हो गया, तांबा, कॉपर हो गया, सीसा जस्ता, चांदी हो गई, सोना हो गया, टंगस्टन जिनको इंग्लिश में वोल्फ्राम भी बोलते हैं, मैग्नीज, बेरिलियम, बॉक्साइट, ये हमने देखा था ये कैसे खनिज है, ये धात्विक खनिज है। अब हम इनके प्राप्ति स्थल हैं यानी राजस्थान में ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोहे के बारे में। तो अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे में जो सबसे उत्कृष्ट अयस्क माना जाता है लोहे का वो है हेमेटाइट, नहीं सॉरी हेमेटाइट नहीं है, एंथ्रोसाइट होता है, लेकिन जो राजस्थान में पाया जाता है वो है हेमेटाइट। ये सबसे ज्यादा राजस्थान में लोहे का कौन सा किस्म पाई जाती है, तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है वो राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम क्षेत्र की बात करें तो जयपुर से मोरिजा पानोला हो गया और चौमू सामोद हो गया, यहाँ से क्या है लोहे है वो प्राप्त होता है। दौसा की बात करें तो नीमला रायसेला हो गया और लाल सोट हो गया, ये दौसा के क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा मिलता है। अगर हम सीकर की बात करें तो डाबला हो गया, डाबला थोई हो गया, रामपुरा हो गया और बनिया का पास हो गया, ये सीकर के क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा इसका खूब मात्रा में मिलता है। अगर हम उदयपुर की बात करें तो नाथरा की पाल हो गई और थुरमुंडेर हो गया, यहाँ से क्या है कि राजस्थान में लोहा है वो मिलता है। तो इनमें से आप
ये क्षेत्र हैं, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको। काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये क्षेत्र आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे कि ये खान है लोहे की कहाँ कहाँ पे है। तो मुर्जा बनरा चौमुसा जयपुर में है, और नीमरा रायसेरा दौसा के अंतर्गत है, और डावला थोई ये सीकर के अंतर्गत है, और नाथरा की पाल और थुरुंडेर है ये उदयपुर के अंतर्गत है। अब आगे हम बात करेंगे तांबे यानी कॉपर के बारे में। तो अगर हम तांबे या कॉपर की बात करें तो भंडारण में देश में पहला स्थान है, यानी 53.8% जो तांबा है वो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। और उत्पादन में हम बात करें तो दूसरा स्थान है, जबकि एमपी है वो पहले स्थान पर है, लेकिन भंडारण में हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। खेतड़ी हो गई झुंझुनू के अंतर्गत, यहाँ से सर्वाधिक तांबा निकलता है, तो यहाँ इसलिए खेतड़ी को क्या बोला जाता है, तांबा नगरी वो बोला जाता है। अगर हम झुंझुनू की खानों की बात करें तो कोलिहान हो गया, मदान कुदान हो गया, और खेतड़ी सिंगाना हो गया। खेतड़ी जो सिंगाना है यहाँ पे एचसीएल के द्वारा उत्खनन है वो किया जा रहा है। अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर में खोद रीबा हो गया, ये खोद रीबा है ना कि खोद रीबा, तो आप ध्यान रखेंगे खोद रीबा हो गया, थानागाजी हो गया, और भगोनी हो गया, ये अलवर के क्षेत्र है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो पुरद्रीबा हो गया, देवतलाई हो गया, और बनेडा हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तांबा है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इन क्षेत्रों को। अब हम आगे बात करेंगे सीसा दस्ता के बारे में। अगर हम सीसा दस्ता की बात करें तो सीसा दस्ता है वो सीधा अकेला नहीं मिलता है, हमेशा साथ निकलता है। तो इसलिए जो सीसा दस्ते का आशिक होता है, यानी जो मिश्रित रूप में निकलता है, उसे गिलेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गिलेना बोला जाता है। साथ में चांदी भी पाई जाती है, यानी सीसा दस्ता तांबा ये तीनों एक साथ निकलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, गिलेना बोलते हैं। और ये विद्युत का क्या है, कुचालक है, और ये परदर चट्टानों में पाया जाता है सीसा दस्ता। और हम बात करें कि शीशे का उपयोग है वो कहाँ होता है, और जस्ते का उपयोग है वो कहाँ पे होता है। तो हम बात करें कि शीशे का उपयोग बैटरी बनाने में, रेल इंजन बनाने में, और हवाई जहाज बनाने में वो किया जाता है। काफी बार एग्जाम में इनका यूज भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि जस्ते और जिंक का यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, तो लोहे की पालिश करने में और सेल बनाने में जस्ते या जिंक का प्रयोग किया जाता है। और उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का शीर्ष दस्ते में एकाधिकार है। और कहाँ कहाँ से निकलता है, तो उदयपुर में जावरमाला हो गया, यहाँ से सर्वाधिक शीर्ष दस्ता निकलता है। और एक है ब्राई मगरा, ये भी उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो रामपुर आगुचा हो गया, यहाँ से सबसे बढ़िया किस्म का जो शीशा दस्ता है वो निकलता है, और ये बड़ी उत्पादक खान है। कौन सी, जो रामपुर आगुचा भीलवाड़ा में स्थित है। अगर हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में राजपुर द्रीपा हो गया, और एक हो गया सिंसेर। सिंसेर को आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन वाली क्षमता है ये, क्षमता वाली खान है ये सिंसेर खुर्द जिसको बोला जाता है, सिंसेर है ये, सिंसेर ये कहाँ पे, राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। और एक हो गया सवाईमाधोपुर का चौथा बरवाड़ा क्षेत्र, जहाँ से शीशा दस्ता है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब आगे हम चांदी के बारे में बात करें तो ये विद्युत की क्या है, सुचालक है, और उत्पादन में पहला स्थान है। और जहाँ से शीशा दस्ता निकल रहा था वही क्षेत्र है वो चांदी के होंगे, जैसे जावर हो गया उदयपुर का, राजपुर द्रीपा राजसमंद का हो गया, और रामपुर आगुचा है वो भीलवाड़ा का हो गया। अब आगे हम बात करें सोने यानी गोल्ड की, तो सिर्फ सबसे अधिक तन्य धातु है ये, यानी 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तार है वो लंबा खींच सकते हैं। और शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट में मिलता है, लेकिन जब आभूषण बनाते हैं तो हम थोड़ी बहुत अशुद्धि मिलाते हैं, यानी 22 कैरेट प्लस थोड़ी अशुद्धि मिलाते हैं, क्योंकि सोना है वो नरम बहुत होता है, ये टूट सकता है, इसलिए हम थोड़ी अशुद्धि इसमें मिलाते हैं, यानी मजबूती देने के लिए। अगर हम क्षेत्र की बात करें कि कहाँ से सोना है वो निकलता है राजस्थान में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बांसवाड़ा का आनंदपुर भूखिया हो गया, जग जगपुरा भूखिया हो गया, और तिरमाण माता हो गया। ये बांसवाड़ा की वो क्षेत्र है जहाँ से सोना है वो राजस्थान के अंतर्गत निकलता है। अब हम बात करेंगे टंगस्टन की। टंगस्टन यानी वुल्फ्रेम, तो हीरे के बाद सबसे कठोर धातु मानी जाती है टंगस्टन को, और इसका यूज है वो विद्युत बल्ब फिलामेंट बनाने में, और युद्ध क्षेत्र में सामरिक महत्व में भी इसका यूज है वो किया जाता है। और राजस्थान है उत्पादन में पहले स्थान पर है, 75% जो टंगस्टन है वो राजस्थान से ही मिलता है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि राजस्थान में इसका खनन है वो बंद कर रखा है। और इसके क्षेत्र की बात की जाए तो नागौर का डेगाना बाकरी हो गया, सर्वाधिक फेमस टंगस्टन यहाँ का माना जाता है, और एक हो गई रेवत पहाड़ी। और अन्य क्षेत्रों की बात करें
तो सिरोही का वाल्ला क्षेत्र हो गया और आबू रेवदार क्षेत्र हो गया जहाँ से टंगस्टन है वो मिलता है। अब आगे हम बात करेंगे मैग्नीज की। तो मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक भंडार है मैग्नीज के। ये राजस्थान के बांसवाड़ा में, राजस्थान में जो बांसवाड़ा है उसमें सर्वाधिक राजस्थान में मैग्नीज के भंडार हैं। अगर हम बांसवाड़ा में बात करें तो इन खानों को आप निश्चित से ध्यान रखेंगे कि बांसवाड़ा में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से मैग्नीज का भंडार है वो पाया जाता है, यानी मैग्नीज अब निकलता है। तो एक हो गया लीलवाणी, एक हो गया नरडिया, एक हो गया तलवाड़ा, एक हो गया कालाखुंटा। यहाँ पे क्या है, राजस्थान के अंतर्गत मैग्नीज के काफी भंडार हैं। अगर बांसवाड़ा में हम बात करें तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ग्रासिया से रत्ती मावरी तक है वो मैग्नीज का काफी जमाव है वो राजस्थान के अंतर्गत है देखने को मिलता है। मैग्नीज के भंडारों की बात करें तो लिलवानिया हो गया, अंदरडिया हो गया, तलवाड़ा हो गया और कालाखुंटा हो गया। ये कहाँ किसके क्षेत्र हैं, तो ये राजस्थान में बांसवाड़ा के मैग्नीज के क्षेत्र है। अगर हम इसके बाद बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में आप ध्यान रखेंगे कि बेरिलियम का यूज है वो आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है और इसे खरीदने का अधिकार सिर्फ केवल भारतीय सेना को दिया गया है। किसका, बेरिलियम का खरीदने का अधिकार। तो ये उदयपुर के चंपागुड़ा और सिलेका क्षेत्र में से निकलता है, तो आप उदयपुर जरूर ध्यान रखेंगे। उदयपुर में क्या है, बेरिलियम देखने को मिलता है। और जयपुर का गुजरवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ से भी बेरिलियम है वो निकलता है। अब हम बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट है वो क्या है, एल्यूमिनियम धातु बनाने में इसका यूज है वो किया जाता है और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है बॉक्साइट का। और बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे, उदयपुर में। तो बॉक्साइट और बेरिलियम को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि इसका जो सर्वाधिक भंडार है राजस्थान के अंतर्गत वो उदयपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से विभाग हैं एवं निगम हैं जो खनिज क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले है खान एवं भू विज्ञान विभाग, इसका मुख्यालय राजस्थान में उदयपुर के अंतर्गत है। और इसके बाद है RSMML, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1974 में उदयपुर के अंतर्गत की गई थी और इसकी 4 यूनिट हैं। ये यूनिट भी आप देख लीजिए कि जमरकोटा वाली रॉक फॉस्फेट वाली कहाँ पे है, जमरकोटा उदयपुर में। और जिप्सम वाली बीकानेर के अंतर्गत है और लाइमस्टोन वाली जोधपुर के अंतर्गत है। और जो लिग्नाइट वाली यूनिट है वो जयपुर के अंतर्गत है वो स्थित है। इसके बाद अगली है RSMDC, यानी राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी और 2003 में इसका विलय वो RSML के अंतर्गत कर दिया गया था। इसके बाद अगली है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई थी और RCL के द्वारा एक राजस्थान में संयंत्र लगाया गया है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, जो 1975 से 2008 तक जिसने कार्य वो किया था। इसके बाद अगला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 को देबारी उदयपुर के अंतर्गत है वो की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, उदयपुर के अंतर्गत है। और HZL यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा संयंत्र या स्मेल्टर लगाए गए हैं। तो पहला स्मेल्टर कहाँ लगाया गया था, तो देबारी जिंक स्मेल्टर जिसको बोला जाता है, ये 1968 में उदयपुर के अंतर्गत है वो लगाया गया था। इसके बाद दूसरा संयंत्र इसके द्वारा चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत लगाया था 1991 में और ये एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर संयंत्र है। और इसके बाद तीसरा जो स्मेल्टर है वो द्रीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स राजसमंद के अंतर्गत 2010 में वो लगाया गया था। तो ये भी आप इन संयंत्रों को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो देबारी जिंक स्मेल्टर है ये कहाँ पे है, तो उदयपुर में और इसकी स्थापना 1968 में की गई। दूसरा चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर है, ये कहाँ पे है, ये चित्तौड़ में और एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर है ये। और ये द्रीबा वाला कहाँ पे है, ये राजसमंद के अंतर्गत है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आर्थिक योगदान है वो खनिजों का कितना है। तो अगर हम स्थिर कीमतों पर बात करें GSVA में, तो इसमें मजबूत वृद्धि है वो खनिज उद्योग खनिज क्षेत्र में देखने को मिली है। वो कितनी है, वो है 5.77% की। अगर हम प्रचलित मूल्य पर खनन क्षेत्र का योगदान देखें तो वो 3.30% रहेगा। ये दोनों घटनाओं को भी आप ध्यान में रखें, यानी स्थिर कीमतों पर GSP में मजबूत वृद्धि है खनिजों के अंतर्गत। खनिजों का योगदान कितना रहा है, तो 5.77% है और प्रचलित मूल्यों पर 3.30% है। अब आगे हम अन्य और हमारे जो खनिज रह गए हैं, हमने धात्विक खनिजों के बारे में देख लिया है। अब हम अधात्विक खनिज
उर्वरक खनिज और अन्य गौण खनिज और खनिज ईंधन खनिज वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम खनिज नीतियों के साथ हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा कर देंगे। तो हम अधात्विक खनिजों में बात करें तो अभ्रक, फेल्सवार, एस्बेस्टोस, यूरेनियम, कांच, बालूका, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, फ्लोराइट या फेलोस्पार, वोलिस्टोनाइट, पन्ना, तांबा और सुलेमानी पत्थर, इन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभ्रक की। अगर हम अभ्रक की बात करें, अभ्रक की बात करें सबसे पहले अभ्रक को माइका भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, माइका बोला जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये विद्युत का कुचालक है और अज्वलनशील पदार्थ है अभ्रक। और ये किन चट्टान से प्राप्त होता है, तो आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें होती हैं वहां से हमें अभ्रक है वो मिलता है। और अभ्रक का यूज की बात करें तो अभ्रक का यूज है वो चादरें बनाने में, सजावटी सामान बनाने में और तापरोधी ईंटें बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये अज्वलनशील है। और अभ्रक का अन्य नाम एक बोंडल नाम भी अभ्रक का ही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसे बोंडल भी बोला जाता है, ये अभ्रक का ही नाम है। और जो बोंडल है इसकी छपाई है वो भीलवाड़ा में की जाती है, यानी अभ्रक से छपाई कहाँ पे की जाती है, तो भीलवाड़ा के अंतर्गत वो की जाती है। अगर हम बात करें उत्पादन की तो आंध्र प्रदेश के बाद हमारा दूसरा स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक है वो अभ्रक कहाँ से मिलता है, भीलवाड़ा से मिलता है, इसलिए भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी बोला जाता है। और नाथ किनेरी, तुनका और सिंधारी आवास ये भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं जहाँ से हमें अभ्रक है वो प्राप्त होता है। और एक अजमेर का क्षेत्र है कला टांकरा, यहाँ से भी हमें अभ्रक है वो मिलता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये नाम जरूर से ध्यान रखेंगे कि भोंडल किसका नाम है, तो ये अभ्रक का नाम है। हम आगे बात करें फेल्सपार की, तो फेल्सपार के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि ये सह उत्पाद के रूप में अभ्रक की खानों से ही प्राप्त होता है फेल्सपार। और भंडार है वो भारत में सर्वाधिक 66% भंडार है, ये राजस्थान के अंतर्गत ही है। और सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में अजमेर से होता है। और अजमेर की प्राप्ति स्थलों की बात करें तो मकरेड़ा हो गया, लोहारवाड़ा हो गया, तारागढ़ हो गया, बांदर सिंधी हो गया और एक बिसांगन हो गया, ये सभी फेल्सपार की अजमेर में क्षेत्र हैं। और मसूदा जो ब्यावर में है और एक गुजरवाड़ा है ये जयपुर में स्थित है। तो आप ये स्थान जरूर ध्यान रखेंगे, मकरेड़ा, लोहारवाड़ा, तारागढ़, बांदर सिंदरी, पिसांगन, ये फेल्सपार के राजस्थान में अजमेर में खनन क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करें एस्बेस्टोस की, तो एस्बेस्टोस का सबसे पहले यूज देखें तो एस्बेस्टोस का यूज है वो सीमेंट वाली चादर बनाने में, फिल्टर बनाने में, बाइजर बनाने में और रेत के और रेल के डिब्बे बनाने में वो इनका यूज किया जाता है। और इसका उत्पादन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक ये राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में ही बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक एस्बेस्टोस है वो कहाँ पे मिलता है, उदयपुर के अंतर्गत मिलता है। और इसके प्राप्ति स्थलों की बात करें तो उदयपुर में ऋषभदेव हो गया, खेरवाड़ा हो गया, जाडौल हो गया, इन क्षेत्रों में एस्बेस्टोस है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अन्य क्षेत्रों की बात करें तो पिपरदा राजमुंद हो गया और आसिंद, सॉरी ये आसिंद है, आसिंद, तो ये आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और अर्जुनपुरा हो गया, ये डूंगरपुर के अंतर्गत है। और भीलवाड़ा ये आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत, ये थोड़ा अलग लिखा गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि पिपरदा क्षेत्र हो गया, आसिंद भीलवाड़ा में है, और अर्जुनपुरा डूंगरपुर के अंतर्गत है, और अजमेर हो गया, यहाँ से हमें एस्बेस्टोस है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब आगे हम बात करेंगे यूरेनियम की। अब यूरेनियम की बात करें तो इसका उपयोग है वो कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग परमाणु विखंडन में यानी ऊर्जा बनाने में और बिजली बनाने में इसका यूज है वो किया जाता है। अब यूरेनियम की प्राप्ति स्थल या भंडार की बात करें राजस्थान में तो सीकर का खंडेला हो गया और रोहिला हो गया, सुहागपुरा हो गया, यहाँ पे 10,000 टन भंडार है यूरेनियम के। और भीलवाड़ा में बात करें तो भीलवाड़ा का कुराड़िया हो गया और बुनास हो गया, ये भीलवाड़ा के प्रमुख स्थान है यूरेनियम के अंतर्गत है। और उदयपुर का उमरड़ा स्थान है, यहाँ पे भी यूरेनियम के काफी भंडार है। और यूरेनियम का जो उत्खनन है वो कौन कर रहा है, तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो इसका उत्खनन है वो कर रही है, जिसको UCIL भी बोला जाता है, यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो यूरेनियम का उत्खनन कर रही है। तो आप इन क्षेत्रों को जरूर ध्यान रखेंगे कि यूरेनियम में खंडेला हो गया, रोहिल हो गया और सुहागपुरा हो गया, यानी सीकर के अंतर्गत यूरेनियम के 10,000 टन के भंडार हैं। और इसका उपयोग है वो परमाणु विखंडन यानी जो ऊर्जा में और बिजली बनाने में इसका यूज है वो किया जाता है यूरेनियम का। अब आगे हम बात करेंगे कांच वालुका की, तो कांच वालुका में आप ध्यान रखेंगे कि इसका यूज है वो कांच उद्योग में किया जाता है, कांच की बोतलें वगैरह बनाने में। और
उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक है वो जयपुर के अंतर्गत अवकाश वालू का पाया जाता है। और जयपुर में निम्बूडा, कुंडोल, झीर ये स्थान है। और बूंदी की बात करें तो बारोदिया और टिकाड़ा स्थान है जहाँ पे कांच बालू का जो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अगर हम बात करें चीनी मिट्टी की तो इसका अन्य नाम है वो केओलिन हो गया, चाइना क्ले हो गया, ये अन्य नाम है चीनी मिट्टी के। और इसका यूज है वो सीमेंट बनाने में और सिरेमिक उद्योग में, जहाँ टाइल से चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहाँ चीनी मिट्टी का ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसके उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन है वो वायु रायसीना यानी सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ये एक क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक इसका भंडार है यानी उत्पादन है वो किया जाता है। आगे हम बात करें चूना पत्थर की तो चूना पत्थर का अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन हो गया। और इसका यूज सीमेंट निर्माण में किया जाता है। और चूना पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़ में, यानी सीमेंट भी सर्वाधिक कहाँ पे बनती है तो चित्तौड़ में बनती है। और इसका चूना पत्थर का उत्पादन है वो भी चित्तौड़ में होता है। और चूना पत्थर के हम अलग अलग ग्रेड की बात करें तो केमिकल ग्रेड वाला जो चूना पत्थर है ये नागौर से मिलता है। और सीमेंट ग्रेड वाला है वो चित्तौड़ और पाली से मिलता है। और जो स्टील ग्रेड वाला चूना पत्थर है ये जैसलमेर और नागौर से मिलता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि केमिकल ग्रेड का चूना सर्वाधिक कहाँ मिलता है तो नागौर में। और सीमेंट उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़ में होता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि सीमेंट ग्रेड वाला चूना पत्थर है वो चित्तौड़ और पाली में मिलता है और स्टील ग्रेड वाला जैसलमेर और नागौर में मिलता है। अब हम बात करें फ्लोराइट या फ्लोरस्पार की तो इसका यूज है वो दूरबीन का लेंस बनाने में किया जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ से निकलता है तो डूंगरपुर से निकलता है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि फ्लोराइट हो गया ये कहाँ से निकलता है, ये डूंगरपुर से निकलता है। और डूंगरपुर में भी हम बात करें तो मांडो की पाल होगी और कायला हो गया, ये डूंगरपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में फ्लोराइट हो गया या फिर फ्लोस्पार हो गया ये मिलता है। तो एक है फेलोस्पार और एक है फ्लोस्पार, ये इन दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लोराइट या फ्लोस्पार। तो इसका यूज दूरबीन का लेंस बनाने में और डूंगरपुर में मांडो की पाल और कायला से निकलता है। अब हम बात करें वोलिस्टनाइट की तो वोलिस्टनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है। और इसका यूज सिरेमिक उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है। और वोलिस्टनाइट सर्वाधिक उदयपुर से निकलता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि वोलिस्टनाइट जिसका राजस्थान में एकाधिकार है ये सर्वाधिक उदयपुर से निकलता है। अब हम बात करें पन्ना की जिसको इमराल्ड भी बोलते हैं, पन्ना हो गया या फिर इमराल्ड, इंग्लिश के अंदर इमराल्ड बोलते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो हरे रंग का होता है, इसे हरी अग्नि या ग्रीन फायर भी बोला जाता है। इसका यूज है वो आभूषण बनाने में, यानी ज्योतिष विद्या से संबंधित जो आभूषण होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। और पन्ना नगरी या पन्ना मंडी है वो जयपुर के अंदर स्थित है, इसलिए जयपुर को पन्ना नगरी भी बोला जाता है। और जो ग्रीन फायर बेल्ट यानी विशाल पट्टी है पन्ना की वो कहाँ से कहाँ तक है तो भूपानी व मुहानी अजमेर से लेकर गुड्डा गांव राजसमंद तक है वो एक ग्रीन फायर बेल्ट जिसको बोला जाता है, जहाँ से पन्ना वो निकलता है। तो आप याद रखेंगे कि बुबानी व मुहामी अजमेर से लेकर गुड्डा गांव राजसमंद तक का वो एक विशाल बेल्ट है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे तांबड़ा या जिसको गार्नेट बोला जाता है। तो तांबड़ा या गार्नेट की बात करें तो यह लाल रंग का होता है। और इसका अन्य नाम रक्तमणि यानी लाल रंग का होने के कारण इसे रक्तमणि भी बोला जाता है। और राजस्थान का है वो इसका तांबड़े या गार्नेट के अंतर्गत एकाधिकार है। इसका यूज आभूषण बनाने में यानी पंडित जी पहनते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र वाले आभूषण बनते हैं उनमें ही होता है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो टोंक एवं अजमेर में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तांबड़ा सर्वाधिक कहाँ से मिलता है तो टोंक एवं अजमेर से सर्वाधिक मिलता है। फिर अंत में हम देखें यानी सुलेमानी पत्थर हो गया जिसे एगाट भी बोलते हैं, यानी इसे अकीक या गोमत भी बोला जाता है। और ये काले रंग का होता है जिसमें सफेद धारियां होती हैं, यानी एक पत्थर होता है इस प्रकार से काला जिसमें से सफेद धारियां होती हैं। और राजस्थान का इसमें एकाधिकार है पूरे भारत के अंतर्गत। और इसका यूज है वो आभूषण बनाने में, यानी मान्यता है कि तनाव एवं नकारात्मक जो विचार होते हैं इन्हें ये दूर करता है जो सुलेमानी पत्थर होता है, जिससे इसके आभूषण बने गए वो आभूषण पहनने से। उसके प्राप्ति स्थलों की बात करें तो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ हो गया जहाँ से सुलेमानी पत्थर है वो निकलता है। अब हम बात करेंगे, हमने देख लिए कि कौन कौन से धात्विक खनिज हैं। अब हम उर्वरक खनिज जो भी हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है जिप्सम। अब जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम को हरसोंठ या सेलखड़ी या गोत भी बोला जाता है। जिप्सम को और क्या क्या नाम है ये भी आप ध्यान रखेंगे, हरसोंठ, सेलखड़ी एवं गोत। और इसका यूज की बात करें तो रासायनिक खाद बनाने में और क्षारीय भूमि जो समस्या होती है उसे दूर करने में, सेम समस्या का समाधान करने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस
यानी पीओपी बनाने में, और इसके अलावा सीमेंट उद्योग में और कागज उद्योग में है वो जिप्सम का यूज किया जाता है। और राजस्थान का जिप्सम के अंतर्गत एकाधिकार है। और सर्वाधिक जो जिप्सम है ये पश्चिमी राजस्थान में निकलता है, मुख्यतः बीकानेर, नागौर, बाड़मेर हो गए ये क्षेत्र है, यहाँ से जिप्सम है वो प्रचुर मात्रा में निकलता है। अगर हम जिप्सम की खानों की बात करें तो बड़ी खानें कौन कौन सी हैं, एक है बिसरासर हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, और एक है जामसर बीकानेर के अंतर्गत है। ये जिप्सम की बड़ी खानें हैं। आगे हम बात करें सेलेनाइट की, तो ये जिप्सम की एक किस्म है और इसका भी राजस्थान में एकाधिकार है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेलेनाइट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राजस्थान में एकाधिकार है और ये जिप्सम की एक किस्म है, और इसका यूज है वो सजावटी वस्तु बनाने में किया जाता है। और सेलेनाइट है वो मुख्यतः बाड़मेर और बीकानेर से प्रचुर मात्रा में निकलता है। आगे हम बात करें रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो इसका यूज उर्वरक खाद बनाने में और जो लवणीय भूमि की समस्या है उसका निवारण करने में किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट है वो लवणीय भूमि में काम आएगा, और जबकि क्षारीय भूमि होगी तो उसमें है वो जिप्सम का यूज करेंगे। और उत्पादन में बात करें तो देश में पहला स्थान है, यानी 93% जो रॉक फॉस्फेट है ये राजस्थान में मिलता है। और जो सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट है ये राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में मिलता है, स्पेशली उदयपुर के अंतर्गत। और प्रमुख स्थलों की बात करें तो जमरकोटड़ा हो गया जहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है, और नीमच माता हो गया ये उदयपुर के अंतर्गत है, रॉक फॉस्फेट के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आगे बात करें पाइराइट्स की, जिसे झूठा सोना भी बोला जाता है। पाइराइट्स यानी जिसे झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान का एकमात्र खान है सलदीपुरा सीकर के अंतर्गत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में पाइराइट्स है वो कहाँ से मिलता है, तो सलादीपुरा सीकर से मिलता है। आगे है पोटास। पोटास की बात करें तो इसकी विशेषता है कि देश में इसका उत्खनन नहीं होता है, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। और इसके भंडार की बात करें तो पहली बार भारत के अंतर्गत नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में यहाँ पे भंडार है वो पोटास के देखने को मिले हैं। अब हम आगे देखेंगे अन्य गौण खनिज कौन कौन से हैं। तो अन्य गौण खनिजों की बात करें तो सबसे पहले मार्बल की बात करेंगे, यानी संगमरमर की बात करें तो जो संगमरमर है ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनसे मिलता है। और उत्पादन में की बात करें तो देश में पहला स्थान है राजस्थान का। और मूल्य यानी सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है संगमरमर राजस्थान के अंतर्गत। और संगमरमर सिटी के नाम से मकराना को जाना जाता है, डीडवाना कुचामन के अंतर्गत स्थित है मकराना। और इसकी बड़ी खान की बात करें तो आर के मार्बल जो राजसमंद के अंतर्गत स्थित है, ये संगमरमर की सबसे बड़ी खान है। और संगमरमर मंडी या परिशोधन केंद्र की बात करें तो ये किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। अगर आपको पूछ ले कि संगमरमर मंडी या परिशोधन केंद्र कहाँ है तो राजस्थान के किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। और मार्बल डंपिंग यार्ड है ये भी किशनगढ़ के अंतर्गत है। अब हम बात करें कि कौन कौन से संगमरमर के प्रकार हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो सफेद संगमरमर की बात करें तो ये मकराना से मिलता है, और इसका यूज है वो ताजमहल के अंतर्गत भी हुआ था। अगर हम काला संगमरमर की बात करें तो ये भैंसलाना जयपुर से मिलता है। और गुलाबी संगमरमर की बात करें तो ये बाबरमल उदयपुर से मिलता है। और जो पीला संगमरमर है ये जैसलमेर से मिलता है। आगे हम बात करें ग्रेनाइट की। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टानों से मिलता है, और ये कठोर खनिज है ग्रेनाइट। और ये विश्व का सबसे महंगा पत्थर है ग्रेनाइट, और सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत जालौर से होता है, इसलिए जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी बोला जाता है। और ग्रेनाइट है वो विशेषकर छप्पन की पहाड़ियाँ जहाँ पे ग्रेनाइट पर्वत मिलते हैं, ये सिवाना और बालोतरा में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें इमारती बलुआ पत्थर की, जिसको सैंडस्टोन भी बोला जाता है, और या फिर जोधपुरी पत्थर है वो भी इसको बोला जाता है। सैंडस्टोन या जोधपुरी पत्थर, इमारती या इमारती बलुआ पत्थर को। इसके उत्पादन की बात करें तो देश में पहला स्थान है, और राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर का पहला स्थान है। इसके पत्थर के प्रकार की बात करें तो बादामी जो इमारती पत्थर है ये जोधपुर से मिलता है, स्लेटी अलवर से मिलता है, और गुलाबी है वो बस्सी पहाड़ है भरतपुर के अंतर्गत वहां से मिलता है, जिसका यूज है वो राम मंदिर में भी हुआ है। और लाल जो पत्थर है ये बांस बसेड़ी धौलपुर से मिलता है, जिसका यूज लाल किले के निर्माण में भी किया गया था। आगे हम बात करें घिया पत्थर की, तो घिया पत्थर की बात करें जिसको सोप स्टोन या सॉफ्ट स्टोन भी बोला जाता है, तो ये डोलोमाइट प्रकार की चट्टानों के साथ है वो मिलता है, और इसका यूज पाउडर बनाने में और खिलौने बनाने में किया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर के अंतर्गत होता है। अब हम बात करें मुल्तानी मिट्टी की, तो इसका यूज है वो सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ से मिलती है तो फलाना सरदेसर बीकानेर हो गया, और कपूरडी हो गया, और अलमारिया बाड़मेर हो गया, यहाँ से है वो
मुल्तानी मिट्टी निकलती है। अब आगे हम बात करें कि ईंधन खनिज हैं वो कौन कौन से हैं। तो ईंधन खनिज की विशेषताओं की बात करें तो ये गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है जिनका दोबारा यूज हम नहीं कर सकते, जिनसे ऊर्जा एक बार ही ले सकते हैं। और ये कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं ईंधन खनिज ये, और ये सर्वाधिक भंडार इनके पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि ये फ्यूल मिनरल्स यानी ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम तेल या फिर खनिज तेल हो गया, और प्राकृतिक गैस हो गई। इनको हम एक ही बार यूज दे सकते हैं, एक बार ऊर्जा लेने के बाद इनका यूज हम दोबारा नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे कोयले की। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले के अंतर्गत सर्वाधिक गुणवत्ता अनुसार देखिए, जो एंथ्रासाइट कोयला होता है सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है जिससे कम धुआं निकलता है। फिर एक बिटुमन कोयला होता है, एक लिग्नाइट कोयला होता है, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, और इसे भूरा कोयला भी बोला जाता है, ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। और पीट जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है और घरों में उपयोग करते हैं हम, ये कोयला है। अब लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट कोयला है, ये तृतीय महाकल्प यानी 66 लाख वर्ष पूर्व का है। उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का कोयला उत्पादन तीसरे स्थान है तमिलनाडु गुजरात के बाद में। और सर्वाधिक भंडारण की बात करें तो बाड़मेर, बीकानेर और नागौर ये 3 जिले जहाँ पे कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। और प्रमुख प्राप्ति स्थलों की बात करें तो कपूरी जालीपा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, गिरल हो गया, सोनाड़ी, कुर्ला, बोथिया और मगने की डाणी। इसके अलावा ओपन कास्ट खदान हो गई, जो गिरल और सोनाड़ी है यहाँ पे उत्खनन है वो RSMML के द्वारा किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला है राजस्थान के अंतर्गत, ये पलाना बीकानेर से मिलता है। और जो लिग्नाइट कोयले पर आधारित राजस्थान के अंतर्गत विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बरछी संघ हो गई, गिरल हो गई, बादिरस हो गई और बीटनोक हो गई, ये परियोजनाएं कोयले पर आधारित है। अब आगे हम खनिज तेल के बारे में बात करेंगे। खनिज तेल या फिर पेट्रोलियम के बारे में देखें तो ये तृतीय महाकल्प की प्रधान या औषधि चट्टानें हैं, वहां से मिलता है। और उत्पादन की बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद राजस्थान का खनिज तेल में दूसरा स्थान है, और इसके सर्वाधिक भंडार है वो बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। और राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है जिनमें कुल 14 जिले शामिल है। तो एक है बाड़मेर सांचौर पेट्रोलियम बेसिन जिसमें 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और जालौर। उसके बाद जैसलमेर बेसिन जिसमें केवल जैसलमेर है। और उसके बाद बीकानेर नागौर बेसिन की बात करें तो बीकानेर संभाग के चारों जिले बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू प्लस नागौर यानी 5 जिले इसमें आ गए। और एक है विंध्यन बेसिन जिसमें हाड़ौती क्षेत्रपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और इसके अलावा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ 6 जिले ये हो गए। तो इस प्रकार से 6, 5, 11, 12, 13 और 14 यानी 4 पेट्रोलियम बेसिन में कुल राजस्थान के 14 जिले हैं जहाँ से खनिज तेल यानी पेट्रोलियम ये वो मिलता है। अगर हम तेल के कुओं की बात करें जो केएन वेदांता द्वारा खोजे गए हैं तो मंगला हो गया जो बालोतरा के अंतर्गत है, सर्वाधिक उत्पादन यहाँ से होता है। और अन्य कुओं की बात करें तो ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति, पूनम ये सभी बाड़मेर के अंतर्गत स्थित तेल के कुएं हैं। और अब हम बात करें कि पचपदरा रिफाइनरी HPCL की, तो HPCL की बात करें तो इस ये बालोतरा में स्थित है। और इसमें साझेदारी की बात करें तो HPCL है वो 74% है और राजस्थान सरकार का इसमें 26% योगदान है। और राजस्थान की ये पहली है और भारत की ये 26वीं रिफाइनरी थी। और पेट्रोजोन की बात करें तो रिफाइनरी के पास इसकी स्थापना की जाएगी। पेट्रोजोन वो है यानी जो तेल शोधन से जो पदार्थ निकलते हैं उन पर आधारित उद्योग होते हैं, उनको पेट्रोजोन है वो बोला जाता है। अब हम बात करें नेचुरल गैस की यानी प्राकृतिक गैस की, तो इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होती है और तीसरा स्थान है राजस्थान का उत्पादन में। उसके भंडारण की बात करें तो बाड़मेर, सांचौर बेसिन में इसका काफी भंडारण है। और भारत के अंतर्गत सबसे लंबी गैस पाइपलाइन की बात करें तो वो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसकी देखभाल है वो गेल कर रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो इसका देख रेख कर रही है। और प्राप्ति स्थल की बात करें तो जैसलमेर के अंतर्गत है वो घोटारू, तनोट, थानोड़ ये स्थान है जहाँ से प्राकृतिक गैस राजस्थान के अंतर्गत मिलती है। और हीलियम एवं मीथेन के भंडार घोटारू में मिले थे 1983 के अंतर्गत। और डंडे वाला पहला कुआं है जो जैसलमेर के अंतर्गत है। इसके अलावा रामगढ़ और मनियारी स्थान है, ये प्राकृतिक गैस के स्थान है। अब आगे हम बात करें कि खनिज नीतियां और संस्थाएं राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी कार्य कर रही है।
तो जो राजस्थान में पहली खनिज नीति आई थी वो 1978 के अंतर्गत बीरेन्द्र सिंह शेखावत के समय आई थी, और नई खनिज नीति है वो 2015 के अंतर्गत आई है। और खान एवं भू विज्ञान विभाग है, ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है, ये हमने देख लिया था। और RSML की स्थापना 1974 में उदयपुर में हुई थी, और RSMDC की स्थापना 1979 में हुई थी, और ये 2003 में RSML के अंतर्गत है वो शामिल हो गई थी, ये हमने देख लिया था। तो इस प्रकार से हमने हमारा जो वीडियो है खनिज वाला ये पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद सभी दोस्तों का।